डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशन का, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब व्हेन बैलेंस शीट इज नॉट गिवन, जब हमारे पास बैलेंस शीट नहीं दे रखी होती है, तो उस केस में हम डिसोल्यूशन का सवाल कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें बताया था कि हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस केस में हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाकर चेक करते हैं कि हमारे पास कितनी असेट्स आ रही है और कितनी लायबिलिटी आ रही है। और बैलेंस शीट का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जितनी हमारी असेट्स आ रही उतनी लायबिलिटी आनी चाहिए। तो जनरली हमारे पास लायबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन गिवन थी, उसको बेस मानकर हम क्या निकाल देते हैं, सन्डी असेट्स निकाल देते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। आज हम लेंगे इंपॉर्टेंट नोट। इंपॉर्टेंट, तो पहला इंपॉर्टेंट नोट क्या है? फर्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो देखो, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नोट है इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जैसे हमने बताया था कि हमारी पार्टनरशिप में 4 टॉपिक है, तो जब हम सेकंड टॉपिक की बात करें, एडमिशन या रिटायरमेंट, वहां पर गुडविल की बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल होता है कि गुडविल होती क्या है, वहां हम सीखेंगे। तो जनरली अगर अपन सिंपल वे में देखें तो गुडविल एक तरीके से इंटेंजिबल असेट्स होती है बिजनेस की, मतलब ऐसी असेट जिसको हम छू नहीं सकते, फिर भी जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन गुडविल किसे कह रहे हैं? तो गुडविल एक तरीके से क्या होती है, आकर्षण शक्ति होती है। किसी भी बिजनेस जो अच्छा फेमस होगा तो कस्टमर ज्यादा आएंगे नहीं आएंगे, तो कहने का मतलब उस बिजनेस में क्या होती है, आकर्षण शक्ति होगी और ग्राहक अपनी ओर आएगा आएगा, तो वो हमारी क्या कहलाती है, गुडविल। मतलब जो बिजनेस फेमस होता है वो उसकी क्या कहलाती है, गुडविल कहलाती है। तो यहाँ पे हम गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो गुडविल का जो ट्रीटमेंट सीख रहे हैं वो हम सीख रहे हैं इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन की केस में क्या, तो डिसोल्यूशन केस में क्या होता है कि यदि इफ गुडविल इज गिवन इन बैलेंस शीट, कि यदि गुडविल बैलेंस शीट में क्या दे रखी है, अगर गुडविल बैलेंस शीट में है तो हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट दैट असेट्स, इस असेट्स का जो ट्रीटमेंट है, लाइक अदर असेट्स, तो मतलब इस असेट्स का जो ट्रीटमेंट है वो अदर असेट्स की तरह करेंगे। कैसे करेंगे कि मतलब इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको रिलेशन वन में ट्रांसफर कर देंगे, और बाद में अगर नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी कि गुडविल से कोई पैसा रियलाइज हो रहा है, तो गुडविल से जो पैसा रियलाइज हो रहा है तो उसकी रियलाइजेशन की क्या कर देंगे, एंट्री कर देंगे, कितना पैसा रियलाइज हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे गुडविल का कोई स्पेशली ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब गुडविल का ट्रीटमेंट वैसे ही करें जैसे हम अदर एसेट्स का करें। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे गुडविल के लिए हम अलग से अकाउंटिंग रखेंगे। तो गुडविल का ट्रीटमेंट जैसे हम फर्नीचर का करते हैं, मशीनरी का करते हैं, उसी तरह करेंगे कि गुडविल को हम रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और बाद में अगर गुडविल को बेचने से कोई पैसा रियलाइज हो रहा है तो रियलाइज की एंट्री करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर सवाल में कुछ नहीं कह रहा है कि गुडविल से कोई पैसा रियलाइज हो रहा है, तो इसका मतलब ये मान के चलेंगे कि गुडविल से अमाउंट रियलाइज हो रहा है, वो रियलाइज क्या हो रहा है, निल हो रहा है, तो उसकी हम अलग से कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो ये हमारा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फिर आप देखो, अब हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट नोट क्या है? सेकंड इंपॉर्टेंट नोट आता है कि जैसे मान लो यदि इफ बैलेंस शीट, तो हमारी जो बैलेंस शीट है कि बैलेंस शीट में यदि कैश एंड बैंक अकाउंट बोथ आर गिवन, कि यदि हमारी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में कैश अकाउंट भी दे रखा और बैंक अकाउंट दोनों ही दे रखे, जबकि हमने क्या पढ़ा था कि रियलाइजेशन अकाउंट में तो कैश या बैंक अकाउंट बनाते हैं, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि कैश भी दे रखा और बैंक भी दे रखा। तो यहाँ पे कैश का मतलब किससे हो गया, कैश इन हैंड से, और बैंक का मतलब कैशिट, तो बैंक का मतलब यहाँ पे किससे हो गया, कैशिट बैंक से हो गया, कि जो पैसा हाथ में और जो पैसा बैंक में, अगर दोनों दे रखे तो उस केस में हम क्या करेंगे, दोनों दे रखे तो ऐसा तो है नहीं कि डिसोल्यूशन में जो हम अकाउंटिंग प्रोसीजर करें, अकाउंटिंग डिसोल्यूशन में जो हम अकाउंटिंग प्रोसीजर करें तो हम कैश एंड बैंक दोनों के अकाउंट को बनाएंगे। कैश और बैंक दोनों को बना नहीं सकते, अब ओनली क्या करेंगे,
ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, तो एक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे या तो कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, भी दोनों अकाउंट तो बना नहीं सकते, तो दोनों में से एक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे या तो कैश अकाउंट करेंगे या फिर बैंक अकाउंट करेंगे। तो अब सिचुएशन क्या होगी, सिचुएशन ये होगी कि अगर आपके पास दोनों तरह की इंफॉर्मेशन है, कैश की भी और बैंक की भी है, तो उस केस में हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे कि या तो हम क्या करेंगे, पहला कि कैश को क्लोज करेंगे, तो कैश को क्लोज क्या करेंगे कि कैश का जो बैलेंस है ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, मतलब आज मान लो हमारे पास 5,000 रुपए थे नगद, तो हमने क्या किया उसको बैंक में डाल दिया, तो अब वो पैसा कहाँ ट्रांसफर हो गया, बैंक में, तो हमारा कैश रेंट खत्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट का जो प्रोसीजर उसमें दोनों अकाउंट तो बना नहीं सकते, कैश और बैंक दोनों में से एक ही बनाने, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारे पास कैश का बैलेंस था हम उसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, कहां पर, बैंक अकाउंट में। और जैसे कैश के बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या पास होगी, बिल्कुल सिंपल एंट्री कि एंट्री क्या पास होगी, बैंक में पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट डीआर टू कैश, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश, नरेशन क्या लिख देंगे, बिन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो इसका मतलब अब कैश अकाउंट खत्म, अब जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे बैंक से करेंगे और लास्ट में बैंक अकाउंट बनाएंगे ना कि कैश, क्योंकि कैश के अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अगर मान लो आप कैश अकाउंट बनाना चाहते हो और बैंक अकाउंट को क्या करना चाहते हैं, क्लोज, यदि हम क्या करना चाहते हैं, इफ बैंक अकाउंट क्लोज, तो देन हम क्या लिखेंगे, अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो हमारे पास बैंक में जितना भी अमाउंट था हम उसको क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, तो जैसे ही बैंक से सारा पैसा निकालेंगे तो बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, कि मतलब हमने बैंक को क्या कर दिया, बैंक अकाउंट को क्लोज कर दिया, जितना भी पैसा था हमने विड्रॉ कर दिया, तो एंट्री हो जाएगी फिर कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, तो नरेशन क्या लिख देंगे, बिन कैश विड्रॉ फ्रॉम, तो हमने क्या लिखा, बिन कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, मतलब हमने बैंक से क्या किया, जितना भी कैश था वो सारा का सारा क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, तो ये हमारी क्या हो गई एंट्री, कैश अकाउंट डीआर टू बैंक। समझ में आ गई बात, तो दोनों में से एक अकाउंट बनाना होता है अगर बैलेंस शीट में दोनों अकाउंट दे रखे हैं। अब हम सेकंड इंपॉर्टेंट नोट की बात क्या करेंगे, देखो जो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट नोट है वो रिलेटेड टू किससे, रिलेटेड टू पार्टनर्स लोन। अब पार्टनर्स लोन में दो सिचुएशन होती है, पहली सिचुएशन क्या होगी कि इफ पार्टनर providing to loan, if partners providing loan to the firm, तो यदि पार्टनर्स क्या कर रहा है कि जो लोन प्रोवाइड करा रहा है किसको करा रहा है, फर्म को, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, इट इज लायबिलिटी टू फर्म, मतलब ये फर्म की क्या हो जाएगी, लायबिलिटी। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन प्रोवाइड कराता है तो उस केस में फर्म की क्या है, लायबिलिटी, तो उसको हम लायबिलिटीज साइड में लिखते देते हैं, तो इसका हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसका हम क्या करते हैं कि सेपरेट एंट्री पास, तो सेपरेट एंट्री क्या पास करते हैं कि इसकी एंट्री होती है पार्टनर्स लोन अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट, मतलब इसका हम अलग से एक अकाउंट बनाते हैं और एंट्री पास क्या करते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट। लेकिन कई बार क्या होता है कि यदि इफ पार्टनर टेकन लोन फ्रॉम फर्म, कि हमने क्या लिखा है कि अगर पार्टनर्स ने लोन किससे ले रखे हैं, फर्म से, तो एक तरीके से क्या बन जाएगी, तो इट विल बी असेट्स फॉर फर्म, तो ये फर्म के लिए क्या हो जाएगी, असेट हो जाएगी, तो फर्म इसको कहां से करेगी, तो यहाँ पे क्या करेगी, फर्म सॉन असेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो कहने का मतलब क्या है कि इफ यहाँ पर बात करें कि पार्टनर, इफ पार्टनर टेक लोन फर्म, अगर पार्टनर से फर्म से लोन दिया है
तो एक तरीके से इट विल बी असेट्स ऑफ फर्म, मतलब फर्म के लिए वो असेट्स बन जाएगी और फर्म उसको कहां शो करेगी, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट के असेट साइड में शो करेगी फर्म। कौन शो करेगी, फर्म, क्योंकि फर्म के लिए असेट्स है, क्योंकि फर्म ने पार्टनर्स को क्या दिए, लोन दिए। तो पार्टनरशिप फर्म क्या कहती है कि जब फर्म ने पार्टनर्स को, जब फर्म ने किसको दिया है, पार्टनर्स को दिया, तो फर्म के लिए क्या हो गई, असेट्स हो गई। तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, इसका ओनली जो ट्रीटमेंट होगा, इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, इसका ओनली इतना सा ट्रीटमेंट करेंगे कि हम ये मान के चलेंगे कि इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट है उसको हम कौन सी साइड में दिखा देंगे, डेबिट साइड में। और डेबिट साइड में क्या मानेंगे कि पार्टनर्स ने उस लोन को ले लिया, कि पार्टनर्स ने उस लोन को ले लिया, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म क्या बोलेगी, भैया पार्टनरशिप भी आप उनको लोन चुकाओगे, तो ऐसा करो कि आप उनको लोन मत चुकाओ, हम ये मान लेते हैं कि आपने जो हमसे लोन लिया है, तो अब डिसोल्यूशन हो ही रहा है, तो उस केस में हम ये मान लेंगे कि आपने क्या किया, एक हमारी असेट्स ले ली, अब वो लोन चुकाने की जरूरत नहीं। तो बस इतना है ट्रीटमेंट करना है कि अगर बैलेंस शीट में किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से लोन ले रखा है और वो बैलेंस शीट के असेट साइड में पता चल जाएगा कि पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से लोन लिया है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय उस लोन को कहां शो करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि हम ये मानेंगे कि पार्टनर ने क्या किया, उस लोन को ले लिया एज ए किसके रूप में, असेट्स के रूप में। और अपने एंट्री क्या पड़ी थी, अगर कोई जब पार्टनर्स किसी असेट्स को लेता है तो एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डियर टू रियलाइजेशन अमाउंट। तो उसी तरह हम ये मान लेंगे कि पार्टनर्स ने क्या किया, उस लोन को ले लिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डियर टू पार्टनर्स लोन, जो भी है। तो इस तरह अपन क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक का ट्रीटमेंट करेंगे। एक चीज जो स्टूडेंट्स हम एक सवाल लेके आए, तो हमारे पास सवाल में क्या कह रहा है कि एबीसी वर इन ए पार्टनरशिप, शेयरिंग प्रॉफिट कितना है, 2:1:1। तो देयर बैलेंस शीट शोन द फॉलोइंग पोजीशन ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब जो बैलेंस शीट है वो आपको डिसोल्यूशन के केस में कुछ पोजीशन बता रही है, क्रेडिटर्स इतने, बीपी इतने, एज लोन, मिसेस एज लोन, मिसेस का मतलब एक ही वाइफ का लोन है ना कि एक है। और हमने क्या पढ़ा था, जब एक ही वाइफ का लोन है तो उसका हम ट्रीटमेंट जैसे अदर लायबिलिटी होती है वैसे करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास रिजर्व फंड दे रखा है कितने का, 20,000 का, कैपिटल्स दे रखी, फिक्स असेट्स, स्टॉक, डेटर्स, तो डेटर्स में हमने प्रोविजन कितना लेस कर रखा है, 2,000, फर्नीचर, गुडविल, कैश एंड बैंक, गुडविल आ गई। अभी हमने इंपॉर्टेंट नोट में बताया था कि गुडविल का ट्रीटमेंट वैसे करते हैं जैसे अदर एसेट्स का करते हैं, जबकि सेकंड और थर्ड चैप्टर में गुडविल का ट्रीटमेंट अलग तरीके से करते हैं। यहाँ पर हम गुडविल पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, जैसे फर्नीचर का ट्रीटमेंट करेंगे वैसे ही गुडविल का करेंगे। ए एग्री टू टेक और फर्नीचर एट द रेट 20% लेस देन बुक वैल्यू, मतलब हमारे पास जो बुक वैल्यू दे रखी है उससे 20% कम पर लेने के लिए ए क्या हो गया, एग्री हो गया। तो आज हम बात करें फर्नीचर की, तो जो फर्नीचर था वो कितने का था, 20,000 का, तो 20,000 का जैसे हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 4,000, तो 20,000 माइनस 4,000 कितना आ गया, 16। तो मतलब जो ये ए नाम का पार्टनर था उसने फर्नीचर को कौन सी वैल्यू पे ले लिया, 16,000 पे ले लिया, क्योंकि सवाल में क्या कह रहा है कि 20% ऑफ बुक वैल्यू, तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू बुक वैल्यू है उसको 20% कम कर कितने पे ले लिया, 60,000 पे। फिर कह रहा है कि जो फिक्स असेट्स थी उससे रियलाइज कितने हो रहे हैं, 32,000, फिक्स असेट्स से 32,000, स्टॉक से कितने हो रहे हैं, 55,000। अब कह रहा है कि बेड डेब्ट्स अमाउंट टू डेटर्स, तो हमारे जो बेड डेब्ट्स अमाउंट, बेड डेब्ट्स का मतलब कि हमारे पास बैलेंस शीट में कितने के डेटर्स थे, भाई ऐसे लिखा हुआ है कि यहाँ पर डेटर्स में कितने, 30,000, उसमें से लेस क्या कर रहे हैं हम, प्रोविजन, तो प्रोविजन कितने का लेस कर रहे हैं, 2,000 का, तो उसका मतलब बैलेंस शीट में 100 कितने से हो रहे हैं, 28। तो ये तो वो है जिनसे 100% पैसा आने की संभावना है, ये तो हम प्रोविजन बना रहे हैं, लेकिन हम जो ट्रीटमेंट करेंगे वो 30 से करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी रिलेशन अकाउंट बनाते हैं तो असेट्स को क्लोज करते समय रिलेशन अकाउंट के डेबिट में, तो डेटर्स पूरा ग्रोसरी से जाएगा, अगर उसमें कोई प्रोविजन है तो इसका अकाउंट खुला हुआ है तो उसको हम कहाँ डाल देंगे, बाय साइड में, इसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अभी कह रहा है कि बेड डेब्ट्स, तो इसका मतलब जो 30,000 रुपए के डेटर्स है उसमें से 5,000 बेड डेब्ट्स हो गए, तो इसका मतलब एक्चुअल में जो रिलाइज हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 25,000 हो रहे नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये मान के चलेंगे कि अमाउंट रिलाइज फ्रॉम डेटर्स कितना, 25,000, कि डेटर से जो पैसा रिलाइज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 25,000 रुपए हो रहे। फिर कह रहा है, अब इसमें गुडविल के बारे में कुछ नहीं कह रहा अभी तक, तो अब इसमें कह रहा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर
3000 एंड क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, मतलब हमारे पास जो क्रेडिटर्स है उसके 5% डिस्काउंट पर पे करेंगे। अब क्या कह रहा है कि देयर वाज ए क्लेम ऑफ 6400 फॉर डैमेज अगेंस्ट द फर्म, मतलब फर्म के अगेंस्ट में कोई डैमेज हो गया तो उस केस में 6400 का कोई क्लेम राइज हुआ, इट हैज टू बी पेड, और हमने उसको क्या कर दिया, पेड कर दिया। तो कहने का मतलब ये एक तरीके से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी। कई बार क्या होता है, जब फर्म का डिसोल्यूशन कर रहे थे उस समय पता चला कि कोई क्लेम था 6400 का, कोई डैमेज के कारण हमने उसको क्या कर दिया, पे। इसका अकाउंट खुला हुआ तो है नहीं, इसको बंद करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। अब देखो इसमें गुडविल के बारे में कुछ नहीं करा, और जब सवाल में कुछ नहीं कहता है किसी असेट्स के बारे में, तो ये मानते हैं कि उसका रिलाइजेबल जो रिलाइज अमाउंट है वो क्या होगा, नहीं। लेकिन अब लायबिलिटी दो है, क्रेडिटर्स तो है ही, लेकिन बीपी और मिसेस ए लोन भी तो है, लेकिन बीपी और मिसेस ए लोन के बारे में कुछ नहीं कह रहा सवाल में, तो इसका मतलब हम इसका पेमेंट करेंगे किससे, अलग से। जब कुछ नहीं कहता तो पूरा पैसा चुकाएंगे, क्या चुकाएंगे, पूरा पैसा चुकाएंगे। तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। तो नेसेसरी अकाउंट्स कौन से बनेंगे, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए ने लोन दे रखा है तो एज लोन अकाउंट, और लास्ट में क्या बनेंगे, कैश या बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे कैश एंड बैंक है तो बैंक अकाउंट बनेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर बैलेंस शीट में कैश और बैंक दोनों दे रखे हैं, दोनों में से एक ही अकाउंट बनाते हैं, वो आपकी इच्छा पर है। अगर आप कैश अकाउंट बनाना चाहते हो तो बैंक से पैसा विड्रॉ कर लो, अगर बैंक अकाउंट बनाना चाहते हो तो कैश का जो पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दो, मतलब दोनों में से एक ही अकाउंट हम प्रिपेयर कर सकते हैं। हम इसको यहाँ मिटा रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आंसर। तो कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट। पहला पहला कौन सा कॉलम होता है हमारा इसमें, पर्टिकुलर्स। तो किसका आएगा, अमाउंट। कौन सा आएगा, पर्टिकुलर्स। तो किसका आएगा, अमाउंट। अब दो थ्री साइड है, ये क्रेडिट साइड है और ये हमारी डेबिट साइड है। हम बात कर रहे थे रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमने पहले पढ़ा था स्टेप में जितनी भी असेट्स है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे। जैसे फिक्स असेट्स हो गई तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू फिक्स असेट्स, कितने की, 50,000 रुपये। टू स्टॉक कितने का, 60,000, टू स्टॉक अकाउंट 60,000। टू डेटर्स, और डेटर्स अकाउंट कितने जाएगा, 30 है, क्योंकि अकाउंट तो 30 से खोला है, क्योंकि जब हमने गुड्स सोल्ड किया 30, ये तो 2000 पे जिससे पैसा आ भी सकता है नहीं, तो इसको हम कौन से साइड में ट्रांसफर करेंगे, बाय। तो बाय प्रोविजन, बाय प्रोविजन फॉर किसके लिए था, डेटर्स, कितना, 2000। फिर बात किसकी हो रही, फर्नीचर। तो फर्नीचर भी आएगा, कितना जाएगा ये, 20,000। फिर गुडविल भी जाएगी, गुडविल का ट्रीटमेंट भी अदर असेट्स की तरह करेंगे, टू गुडविल अकाउंट, कितना जाएगा, 18,000। कैश एंड बैंक जाएगा क्या, नहीं, हमने पढ़ा था कि कैश एंड बैंक को कभी भी रिलेशन नाम में नहीं डालते। अब लायबिलिटी साइड में क्या क्या जाएगा, क्रेडिटर्स जाएगा, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, कितने से जाएगा ये, 40,000 से। फिर क्या जाएगा, बाय बीपी अकाउंट, तो बीपी अकाउंट कितने से हो रहा है, 10,000 से। अब बात किसकी हो रही है, एज लोन। एज लोन तो जाएगा नहीं क्योंकि पार्टनर्स का लोन है, लेकिन उसके वाइफ का लोन जाएगा, तो बाय क्या लिख देंगे, बाय मिसेस एज लोन, कितना आ रहा है, 16,000। हमने बोला था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व जाएगा नहीं, कैपिटल जाएगी नहीं। तो कहने का मतलब जितनी भी असेट्स थी और जितनी भी लायबिलिटी थी उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिए। अब हम बेचने की एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले ए एग्री हो गया, तो ए क्या ले रहे हैं, फर्नीचर। तो पार्टनर ले रहे हैं, एंट्री का भी पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स का नाम क्या है, ए इज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे फर्नीचर, फर्नीचर टेक, कितने का लिया इसने, 20% बुक वैल्यू पे, तो 20 आ गया, 20% मतलब 4,000 कम पे लेगा, तो कितने पे ले रहा था ये, 16,000। अब फिक्स सेट से और बैड डेट से इतना पैसा ले लेगा, तो बाय क्या लिख देंगे, बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे असेट्स रियलाइज्ड। किस किस से हो रहा है, फिक्स असेट्स, स्टॉक और डेटर्स। तो हम बोल रहे हैं कि फिक्स असेट से कितना पैसा रियलाइज हो रहा है, 22,000, और हमारा जो स्टॉक हो रहा है उससे कितना हो रहा है, 55। फिर हमारे पास जो डेटर्स था 5,000 कम है, तो अब जो बैलेंस शीट में डेटर्स था 30 था, 30 में से 5 कम मतलब 25, जोड़ दो। तो जोड़ने के बाद 8 9 10, तो 1,12,000 चेक कर लेंगे एक बार दोबारा।
अब बात किसकी होगी, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो एक्सपेंसेस होंगे तो टू साइड में जाएंगे, तो टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंसेस। कितने के एक्सपेंसेस पे करने हैं, 3,000। अब सवाल में कह रहा है कि क्रेडिटर्स को कितना पे करना है, 5%। तो जब हम क्रेडिटर्स को 5% क्या करेंगे, ये हो ही गया अपना, बता दो। तो क्रेडिटर्स को कितना पे करेंगे, 5%, तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा और यहाँ पे क्या लिख देंगे, लायबिलिटी पेड। लायबिलिटी कौन सी पे करेंगे, क्रेडिटर्स। अब सवाल में बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स था 40,000 था, 40,000 का 5% मतलब कि यहाँ पर हमें 40,000 पे करना है, तो 40,000 का जैसे ही हम 5% निकालेंगे तो कितना होगा, 2। सीधी सी बात है। अब जब 2,000 तो इसका मतलब जो क्रेडिटर्स हमें डिस्काउंट कितनी दे रहा है, कितना पे करना है, 38,000। लेकिन हमारे पास और भी लायबिलिटी थी, मैंने आपको बताया था जब किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहते तो हम ये मानते हैं कि उस लायबिलिटी का हम पूरा पैसा चुकाएंगे। बीपी और मिसेस ए लो, तो यहाँ पर ये हमारा 38 है, बीपी कितना है हमारे पास 10,000। फिर बात किसकी हो रही, मिसेस मिसेस ए लोन कितने, 16,000। तो यहाँ पर 26 और 38 और 26 कितने हो गए, तो 14, 0 0 0 4 लगी 3 4 5 1 6, 64,000 आ गए। अब देखो अपने पांचवा पॉइंट था हमारे पास कि एक क्लेम था जो फर्म के अगेंस्ट में आया, तो उसको फर्म ने बाद में क्या कर दिया, पे कर दिया। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, टू बैंक अकाउंट, कितने का था वो क्लेम था हमारा, वो क्लेम था हमारे पास 6400 रुपए का। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, लायबिलिटी ओ क्लेम, क्लेम पेड। अब हम रिलेशन अकाउंट क्लोज करेंगे। अब रिलेशन अकाउंट क्लोज करते हुए देखते हैं प्रॉफिट आ रहा है या फिर लॉस आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जब इसका टोटल लगाएंगे तो हमने देखा कि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा है, तो इसका टोटल आ रहा है 2,51,400। इसका भी कितना आना चाहिए फिर, 2,51,400। अब डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस हमारे पास कितना है, 55,400 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये लॉस हो जाएगा, तो बाय क्या लिख देंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू। अभी लॉस किस किस में चला जाएगा, ए बी और सी। तो ए कैपिटल और बी कैपिटल और सी कैपिटल। तो यहाँ पर ए में जाएगा कितना, 27,700, बी में जाएगा कितना, 13,650 और 13,650 जोड़ के कितना लिख देंगे, 55,400। तो इस तरह हम क्या करेंगे, रिलेशन अकाउंट को बनाएंगे। अब हम किसकी बात करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अब देखो हमारे पास 3 पार्टनर थे, पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का ए बी और सी, पर्टिकुलर्स ए बी और सी, ए बी और सी। ये कॉलम किसको हो जाएंगे, रुपीस। ये कॉलम किसका हो जाएगा, पर्टिकुलर्स। ये हमारी कौन सी साइड है, डेबिट। तो ये कॉलम किसका हो गया, पर्टिकुलर्स। तो 3 पार्टनर है ए बी और सी, तो ये रुपीस हो गई, वही कौन साइड है, क्रेडिट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीड। तो बाय बैलेंस बीड का मतलब ए का जो बैलेंस है कितना है, 40, बी का 20 और सी का 20। 40 20 और 20। अब हमने पढ़ा था कि पार्टनर, तो ए नाम का जो पार्टनर था उसने एसेट्स ली थी, तो वो रियलाइजेशन कहां जाएगा, टू साइड। यहाँ पर क्या ली थी, एसेट्स कितने की ली थी, 16,000। अब देखो बात हो रही थी बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रिजर्व फंड दे रहे हैं, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बाय क्या लिख देंगे, बाय रिजर्व फंड। कितना, 10,000 5,000 और 5,000। अब यहाँ पर अपने पढ़ा था रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाया था तो लॉस आ रहा था, तो लॉस रियलाइजेशन अकाउंट के पार्टनर्स कैपिटल में कौन से में लिखेंगे, टू साइड। तो टू क्या लिख देंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस। इसको लॉस हो रहा था 27,700 का, इसको लॉस हो रहा था 13,650 का, और इसको लॉस हो रहा था 13,650 का। बाद में क्लोज करेंगे तो
क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है 50, इसका टोटल आ रहा है 25 और इसका भी कितना आ रहा है 25। तो यहाँ टोटल आएंगे कितना आएगा 50, 25 और 25। तो क्या निकालेंगे बैलेंस, तो क्या लिख देंगे 2 बैंक अकाउंट। तो कौन सा पेमेंट आ जाएगा फाइनल पेमेंट। तो 50,000 में से लेस करेंगे कितना आएगा, देखो हमारे पास जो 50,000 थे उसमें से माइनस करेंगे 27,700 और 16,000, तो इसका बैलेंस निकल गया 6300। फिर जो 25,000 है इसमें से माइनस कितना कर देंगे 13,650, 13,650, तो 11,350। इसका भी कितना जाएगा 11,000, दोनों का सेम है। तो इस तरह अपन क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स को पैसा पे करेंगे कि ए को इतना करेंगे, बी को इतना करेंगे और सी को इतना करेंगे। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे एज लोन अकाउंट। तो यहाँ पर हमारा जो तीसरा कॉलम आएगा वो एज, तीसरा अकाउंट जो है वो एज लोन अकाउंट का बात कर रहे थे एज लोन अकाउंट की। तो एज लोन अकाउंट का मतलब कि हमारे पास बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में 20,000 रुपए है, तो मतलब एक फर्म की लायबिलिटी, तो लायबिलिटी तो उसका कौन सा बैलेंस होगा क्रेडिट। तो बैलेंस क्या लिखेंगे कितने का है 20,000। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टनर फर्म को देता है तो पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, उस पार्टनर्स को डायरेक्ट पेमेंट करेगी। तो डायरेक्ट पेमेंट करेंगे तो क्या जाएगा बैंक कितने से आ जाएगा 20,000 से। तो इस तरह हम क्या करें एज लोन अकाउंट बना लें। अब हम लास्ट में जो अकाउंट बनाएंगे उसका नाम क्या है कैश ओ बैंक अकाउंट। तो यहां पर हम बात कर रहे थे किसकी बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले बैंक का बैलेंस लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने टू बैलेंस बीडी कितना है 10,000। अब जो पैसा असेट से रिलाइज होगा वो कौन सी साइड में चला जाएगा डेबिट साइड। तो यहाँ पर क्या है रियलाइज्ड। यहाँ पर हम बात कर रहे थे रिलाइजेशन। रिलाइजेशन होगा असेट से जो पैसा रिलाइज हो रहा है वो कितना हो रहा है हमारे पास 1,12,000। बाय साइड में क्या लिखेंगे बाय रिलाइजेशन अकाउंट। जो हम लायबिलिटी पे कर रहे थे, हमने कितने की लायबिलिटी पे की थी यहाँ पे 64,000। एक को लायबिलिटी पे की थी बाय रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे अनरिकॉर्डेड। क्लेम तो जो हमने लिखा था क्लेम पे, तो हमने कितने का क्लेम पे किया था 6,400 का। और बाय में क्या लिखेंगे बाय एज लोन अकाउंट। एक का लोन हमारे पास कितने का था 20,000 का। तीनों पार्टनर्स को पैसा दे रहे बाय एज कैपिटल 6300 और बाय बीस कैपिटल और बाय सीज कैपिटल। तो यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे थे बाय बीस कैपिटल। तो 11,150 11,150 जोड़ दो, इसका टोटल आ रहा है 1,22,000। तो इसका टोटल भी कितना आना चाहिए 1,22,000। 64,000 6400 20,000 11,150 और 11,150। फिर एक और आएगा बाय अपने जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के थे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने थे 3,000 रुपए। तो बाय के लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंसेस कितना 3,000। कितना आ गया 1,22,000। तो इस तरह अपन क्या करेंगे बैंक अकाउंट